नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेज हायर एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हायर एजुकेशन चैनल इसलिए दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि सार्थक क्लासेज चैनल को किसी असामाजिक तत्व ने हैक कर लिया है, लेकिन आप लोगों को यह भी मैं बता दूं कि जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई है मैंने उसको पूरा कर धार सकता है। चलिए हम बात करते हैं कि यूपीएससी एसएसबी का जो बहुप्रतीक्षित विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया। अभी तक आप लोगों ने उसको पूरा विज्ञापन देख भी लिया होगा। विज्ञापन जरूर जारी हुआ, लेकिन अपने साथ बहुत सारे प्रश्नों को भी लेके आया हुआ और उन प्रश्नों के उत्तर के जवाब पाने के लिए अभ्यर्थी हताश और परेशान है। दोस्तों, ये वास्तविकता है और कुछ ये वास्तविकता उसी तरीके से जैसे कुछ कहीं खुशी कहीं गम। तो इन सारे पहलुओं पर मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपसे यूपी टीजीटी पीजीटी 2020 जो थोड़े से प्रश्न हैं विचलित करने वाले। उसमें है महिला अभ्यर्थी किस वर्ग में आवेदन करें। महिला अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है जो पीजीटी का विज्ञापन आता है। क्यों करना पड़ता है और ये जो दुविधा की स्थिति है, इस स्थिति में महिला अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, इन सब पहलुओं पर मैं बात करूँगा। साथ ही साथ एक प्रश्न है, क्या त्रुटिपूर्ण है विज्ञापन। बी ऑनर्स को अवसर क्यों, इस बार सोचने वाला प्रश्न है। जब पिछले इतने सालों से चांस नहीं दिया गया बी ऑनर्स को, तो बी ऑनर्स को इस बार चांस क्यों दिया गया। क्या यूपीएससी क्या अपनी मिस्टेक कोई ऐसी थी जिसको अब उसे सो ही करना था, इस पर भी हम बात करेंगे। और संबंधित विषय को क्यों नहीं शामिल किया गया। जब यूजीसी ने लगभग जितने भी संबंधित विषय हैं उनके विषय में अलग अलग से समय समय पर नोटिस जारी कर देती है, जो कि शिक्षण की सबसे उच्च संस्था है। तो यूपीएससी और यूजीसी ये सब क्या पीछे है। तो इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे और हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैंने जो स्रोत लिया, केवल जो नया विज्ञापन उसको ही नहीं शामिल किया, बल्कि जो पिछला विज्ञापन था उसको भी मैंने शामिल किया है और भी बहुत सारी चीज़ें मैं संकलित करने का प्रयास कर रहा हूँ जिसे कर। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको जो तिथियाँ उनसे अवगत करा देता हूँ। देखिए, जो कुछ बातें हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बीएड या पीएचडी के लिए जो भारांक हैं वो दिए जाएंगे। तिथियों में अगर हम बात कर लें तो ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट हुए हैं वो 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं और ऑनलाइन शुल्क भी इसी दिन से आप जमा कर सकते हैं। परंतु ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 27 नवंबर 2020 है, जबकि ऑनलाइन जो आपको फॉर्म सबमिट करना है उसकी लास्ट डेट जो है 30 नवंबर 2020 है। तो ये थी तिथियों के विषय में। आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजना है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरे पास जो अभी पीडीएफ है, ये पीडीएफ जो 2016 का विज्ञापन था वो है और इसको मैंने इसलिए डाउनलोड किया है कि दोनों विज्ञापन को मैं कंपेयर करके आपके जो भी प्रश्न हैं उनका समाधान आप तक पहुंचा पाऊँ। साथ में देखिए, मैंने यूजीसी की एक सब्जेक्ट की लिस्ट भी अपने फ़ोन में रखी हुई है कि आप लोगों को दिखा सकूं। उदाहरण के तौर पर देखिए, सभी विषयों को मैंने शो कर सकता हूं, लेकिन जो भी संबंधित विषय के कैंडिडेट हैं या अभ्यर्थी हैं जिनको अवसर नहीं मिला है वो इसको यूजीसी से ऑनलाइन जो है सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। देखिए, ये नोटिस जो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस दोनों इंटरचेंजेबल हैं और दोनों ही विषय के लोग एक दूसरे विभाग में जो है अध्यापक बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जब बन सकते हैं तो यूपीएससी में क्या, इस पर भी हम बात करेंगे आपसे। अब देख लीजिए, ये नया विज्ञापन है जो इस बार का है। इसमें ये सारी डेट्स वगैरह मैं अभी आपको बता रहा था, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी हैं। तो यहाँ पर मैं पूरी पीडीएफ नहीं पढ़ूँगा, इसके लिए मैंने छोटे छोटे पार्ट अलग किए हुए हैं जिससे कि आसानी से आप तक मैं सभी तथ्यों को पहुंचा पाऊं। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले उन पीडीएफ पर और सबसे पहले हम मुद्दा उठाएंगे महिला अभ्यर्थियों का। देखिए, महिला अभ्यर्थी जब अप्लाई करती हैं, शायद पुरुष अभ्यर्थी इस बात को ना समझ सकें, लेकिन सार्थक क्लासेस किसी एक वर्ग का नहीं है, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि चाहे महिला अभ्यर्थी हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो, अगर कहीं पर किसी के लिए भी दिक्कत आ सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, तो उससे मैं ज़रूर आपको अवगत कराऊंगा और इसका एक रास्ता भी सुझाने का आपको प्रयास करूँगा कि और क्या बेटर हो सकता है। पॉइंट 11.5 में अगर आप देखें तो महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्ग के विद्यालयों के लिए पात्र हैं, दोनों जगह के लिए पात्र हैं, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग बालक या बालिका का ही यथास्थान उल्लेख करना आवश्यक होगा। किसी एक विषय में एक समय में केवल एक ही वर्ग बालक या बालिका में आवेदन मान्य होगा।
प्रैक्टिकल बात हम करते हैं। देखिए, जब ये कोई लाइन महिला वर्ग पढ़ती है तो ये जो महिला अभ्यर्थी है उसको ये सोचती है कि आपको एक फॉर्म भरना है, आप कहीं पर भी चाहे बालक में भर दीजिए या बालिका में भर दीजिए, जब एग्ज़ाम होगा और जो मेरिट बनेगी उसमें इसको कंसीडर कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट रखा गया बहुत सोच समझ के और बहुत चालाकी के साथ रखा गया पॉइंट है। इससे कहीं ना कहीं महिला अभ्यर्थियों को जो एक तरीके से जैसा हम देखते हैं कि आरक्षण दिया गया वर्तमान समय में अलग अलग विभागों में, कहीं पर 20%, कहीं पर 30% महिलाओं को आगे लाने के लिए शिक्षा में, तो यह जो क्लॉज है कहीं ना कहीं जो महिला अभ्यर्थियों के अधिकारों, संवैधानिक अधिकारों की बात करें तो उसका उल्लंघन करता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, खुल के मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि मेरी वाइफ ने पिछली बार 2 जगह अप्लाई किया था। मैंने दोनों जगह फॉर्म भरा दिया था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सीट है उसमें सभी महिला अभ्यर्थी शामिल हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर कोई महिला अभ्यर्थी पूर्व बालक वर्ग में भर्ती है तो भले ही उसकी मार्क्स जो महिला अभ्यर्थियों की टॉपर है उससे अधिक हो, लेकिन अगर पुरुष की मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आता है तो फिर उसको महिला विद्यालय नहीं मिलेगा। आपने पुरुष विद्यालय में भरा है तो वहीं पर आपको जो है विद्यालय मिलेगा, उसी मेरिट में आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। और यदि आपने महिला वर्ग भर दिया तो महिला वर्ग की चूँकि सीटें कम होती हैं तो चांसेस अपने आप कम हो जाते हैं। कुल मिला के मान लीजिए 100 सीट है, उसमें से 10 सीट महिला अभ्यर्थियों के लिए है। तो अगर महिला वर्ग ने बालक वर्ग में भरा तो केवल 90 सीटों पे ही आएगी, और अगर महिला वर्ग में अप्लाई किया तो 10 सीट में आएगी। यानी एक महिला, अगर हम मान लें 100 सीटें और 100 पर महिला का चयन हो सकता है, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं। एक महिला अगर है तो वो 100 पर चयन 100 पदों के लिए दावेदारी नहीं प्रस्तुत कर सकती है। क्यों? क्योंकि अगर महिला वर्ग में भरेंगे तो 10 सीटें। अच्छा, अगर होता है क्या, जनरली क्या होता है, यूपीएससी एसएसबी को छोड़ के बाकी जगह अगर हम उदाहरण लें यूपीएचएससी की, तो वहाँ पर ये होता है दोस्तों कि एक ही आवेदन आता है और बाद में मेरिट बनती। पहले जो पुरुष वर्ग की सीटें होती है, कॉलेज होता है, अगर कोई महिला उसमें चली जाती है तो जो बची हुई महिला सीट की वो वेटिंग से अन्य महिला अभ्यर्थियों को वो सीट दे दी जाती है। तो ये बिल्कुल इस तरीके से अगर 100 सीट यूपीएचएससी में आती है और एक महिला है तो वो 100 सीट के लिए दावेदार बन जाती है। लेकिन यूपीएससी एसएसबी में ऐसा नहीं है। या तो महिलाओं को ये जो पॉइंट है जानबूझ को कर परेशान करने वाला है कि वो इसका डिसीजन ही न ले पाएँ, और इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आपके अलग अलग पेपर होंगे। अभी आगे इन्होंने दिया जरूर है कि हर विषय के लिए अलग अलग पेपर होगा, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अगर किसी महिला ने बालक वर्ग में अप्लाई किया है और बालिका वर्ग में भी अप्लाई किया तो दोनों के अलग अलग एग्जाम होंगे। अगर भूल से भी किसी महिला ने 2 बार पेमेंट कर दिया है और दोनों प्रवेश पत्र आ गए हैं तो उस स्थिति में दोनों ही पेपर उसके एक ही रूम में होंगे और 2 जगह सीटें होंगी। उस समय उसको केवल एक ही सीट पर बैठना होगा और एक सीट जो है खाली चली जाएगी। तो यह क्लास कहीं ना कहीं जो महिला अभ्यर्थियों को समानता का अधिकार है उससे पूर्णतया वंचित करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि महिला अभ्यर्थी अगर चाहें तो इस पर किसी एक सक्षम वकील से राय ले सकती हैं कि संविधान में जो समानता का अधिकार दिया गया है महिलाओं को और हर जगह आगे लाए जाने की बात कही जा रही, उसका सरासर उल्लंघन यह हो सकता है। दोस्तों देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस पर जो महिला अभ्यर्थी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको विचार करना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अन्य तथ्यों की। दोस्तों अब हम आपसे योग्यता की बात करते हैं। देखिए, अभी आप जो देख पा रहे हैं, जो 2016 में विज्ञापन आया था उसकी ये आप अभी कटिंग देख पा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, अभ्यर्थियों की जो इसमें योग्यता है प्रवक्ता पद के लिए, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अभ्यर्थियों की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी पीजी और उपाधि उसके समकक्ष उपाधि धारक होना आवश्यक है। ये पिछली बार विज्ञापन था और इस पर केस किया गया था। अब मैं आगे बात करूँगा। और इसमें क्या है कि अगर हम केवल 8 विषयों को छोड़ दें, जहाँ पर केवल 8 विषय दिए गए थे, जिसमें से हिंदी था, भौतिक विज्ञान था, रसायन विज्ञान था, जीव विज्ञान था, अर्थशास्त्र था, गृह विज्ञान था, कला था, और सब में कहीं पर भी स्नातक उपाधि की बात नहीं की गई थी। आप देख रहे होंगे अर्थशास्त्र प्रवक्ता के लिए ये MA BCom में अर्थशास्त्र एक विषय सहित, गृह विज्ञान के लिए गृह अर्थशास्त्र या गृह कला होम आर्ट में स्नातकोत्तर उपाधि, ज़्यादातर विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि की बात की गई। कला प्रवक्ता के लिए चित्रकला अथवा रंजन कला में स्नातकोत्तर उपाधि, सीधी सीधी PGT की बात की जा रही। तो ये आज नहीं दोस्तों,
पिछले इतने समय से बात की जाती थी, और जब भी विज्ञापन होता था उसमें जो दावा किया जाता था कि जो हमारी नियमावली है 2000 के आधार पर, उसके आधार पर हम सिलेक्शन लेते हैं। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि इस बार जो पूरा योग्यता था उसको परिवर्तित कर दिया गया है। अभी हम इस बार की जो अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं, तब आसानी से आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों, जो इस बार का विज्ञापन है यूपी पीजीटी का, उसमें आप योग्यता देखिए। अगर हम बात कर लेते हैं गणित में, तो एमए तथा एमएससी गणित प्रशिक्षण वरीयमान अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स। यहाँ पर साथ में बात नहीं की गई, अथवा कहा गया, यानी जो एक ऑनर्स का स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकता है। तो क्या ये अकेले गणित के साथ है? इसके बाद हम आगे और देखते हैं, कुछ विषयों को लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सब जगह यहाँ अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग योग्यता दी गई है। इसमें पूरा जो वो था, अगर अर्थशास्त्र में हम ले लें, देख लीजिए, एमए अर्थशास्त्र प्रशिक्षण वरीयमान अथवा एमकॉम तथा अर्थशास्त्र सहित बीकॉम प्रशिक्षण वरीयमान अथवा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान। तो यहाँ पर भी देखिए बीए ऑनर्स को इन्होंने दिया हुआ है। नागरिक शास्त्र में अगर हम बात कर लें, एमए राजनीति प्रशिक्षण विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान नहीं। तो एमए आपका यदि राजनीति में है या त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित राजनीति शास्त्र में बीए। अगर आपका राजनीति में एमए नहीं है तो फिर आपका बीए में राजनीति शास्त्र में ऑनर्स होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एक और क्लास जिन्होंने जोड़ा है जो पिछली बार नहीं था, तो ये आपको कैसे इफेक्ट कर सकता है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। इतिहास में देखिए एमए प्रशिक्षण वरीयमान या प्राचीन भारतीय इतिहास में एमए या इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान। तो यहाँ पर भी जो है, अगर कोई अभ्यर्थी ऑनर्स है तो ये देखिए ये शो कर रहा है कि अगर कोई अभ्यर्थी ऑनर्स किया है उस विषय में तो उसे अब पीजी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अप्लाई कर सकता है। तो अगर ऐसा इस बार से सुधार हुआ तो वो क्यों सुधार हुआ, ऐसा कौन सा अभी बोर्ड के द्वारा सुधार किया गया जिसमें जो है बीए ऑनर्स वालों को अवसर दिया जा रहा है, जबकि अभी तक इतने सालों से नहीं दिया जा रहा था। ये मैंने आपको प्रूफ के द्वारा दे रहा है। तो ये आप एक नहीं लगभग सभी विषयों में इसी तरीके के हैं। भूगोल में भी आप देख लीजिए, या तो एमए हो या एमएससी हो, एमएससी भी होती है भूगोल में, या फिर आपके पास बीए या बीएससी होना चाहिए ऑनर्स में। तो जब ऑनर्स में बीए वाले इतने दिन से अप्लाई कर सकते थे तो इससे पहले क्यों नहीं चांस दिया गया, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसको स्पष्ट रूप से जो है यूपीएससी एसएसबी को विज्ञापन में या किसी नोटिस के माध्यम से क्लियर करना चाहिए, जिससे कि जैसे अगर मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में भी ये प्रश्न आ रहे होंगे। तो यूपीएससी एसएसबी का मुझे ऐसा लगता है कि नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको जो है क्लियर करे। तो ये हो गए अलग अलग विषयों का, आप देख सकते हैं। अब एक पॉइंट पर मैं आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूँ, उसको भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा, जो पहली बार जोड़ा गया है, शायद कोई और आपको नहीं बताएगा। अब हम आपका 2 पॉइंट जो है मेन पॉइंट है उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पहला पॉइंट है 11-12, किसी भी विवाद की स्थिति में निस्तारण हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम चयन बोर्ड को प्रत्यावेदन देना होगा। जिस पर आपको जवाब मिल जाए, ये इस पर मैं कोई निश्चित नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है बोर्ड के साथ। और अगला मैं आपका कॉलम पर ले जाना चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 13 आप देख लीजिए, अभ्यर्थी के अर्ह या अनर्ह होने के संबंध में चयन बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। जनरली ये होता है कि कोई भी डिसीजन हो तो उससे ऊपर जो बोर्ड है, देखिए ये इंडिकेट कर रहा है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, ना तो हम माननीय न्यायालय की मानने वाले, ना हम कोर्ट की यूजीसी की मानने वाले। जो भी आपकी योग्यता का निर्धारण है वो जो बोर्ड कहेगा वही होगा। जैसा भी मैंने आपसे कहा था कि जो राजनीति विज्ञान है उसमें एमए राजनीति लिखा हुआ है, तो आप अपनी डिग्री चेक कर सकते हैं कि वो राजनीति में कि राजनीति शास्त्र में। अगर आपकी डिग्री राजनीति में नहीं, राजनीति शास्त्र लेके गए और बोर्ड के मेंबर ने कह दिया कि आप योग्य नहीं है, तो फिर आपको इसको मानना पड़ेगा। या
एक ऐसे अभ्यर्थी को बोर्ड ने चयन दे दिया है जिसके पास उचित डिग्री नहीं है, और अगर बोर्ड ने कह दिया नहीं ये अभ्यर्थी योग्य है तो हम उसको मानेंगे। यानी कुल मिला के कि आप अगर कोर्ट जाना चाह रहे हैं तो उसको हम नहीं सुनेंगे। देखिए इंडिकेट की यही कर रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये कितना उचित है, आप लोग इस पर विचार कीजिएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आप लोगों को साझा किया। अंत में आप लोगों से यही कहूँगा कि आप आवेदन कर दीजिए। महिला अभ्यर्थी आप दोनों जगह आवेदन कीजिए, ठीक है। ये बाद में आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको किस में जो एग्ज़ाम है वो देना है। यूपीएसएसबी का जो अभी तक मैं पूरा वेबसाइट देख रहा था, मैं आपको अगर दिखा दूं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो नियमावली है, इन्होंने बताया कि जो नियमावली है उसमें जो संशोधन हुआ है अभी 2019 फरवरी में, उसके आधार पर यह पूरी प्रक्रिया की जा रही है। तो उसको भी मैं सर्च करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अभी मुझे नहीं मिल पाई है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने PDF अभी डाउनलोड की है। देखिए अभी आप PDF देख पा रहे हैं जो संबंधित है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921, और इसी के इसको आधार बना के जो प्रवक्ता भर्ती होती है उसको किया जाता है। इससे संबंधित बहुत सारी आपको PDF मिल जाएंगी, तो आप देख लीजिए। ऑनलाइन आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको सारे अधिनियम मिल जाएंगे। तो कभी भी अगर आपको अधिनियम वगैरह देखना है तो इसे आप देख सकते हैं। अंत में दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरा मतलब आपको हताश करने का नहीं था। मैंने कुछ जो मुझे लगा कि ये कमियां हैं, इसमें सुधार होना चाहिए, आप लोगों के संज्ञान में होना चाहिए। आप लोग अभ्यर्थी हैं, आप परीक्षा में शामिल होने के लिए पेमेंट करते हैं, आप जो है लगातार परिश्रम करते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, तो किसी भी प्रकार की असुविधा जो अभ्यर्थी हैं उनको नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सारे पॉइंट मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। आप लोगों को फॉर्म अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं कोई भी भर्ती हो उसके अब दो पहलू हो गए। एक पहलू जो अभ्यर्थी तैयारी करता है, एग्ज़ाम देता है, इंटरव्यू होते हैं, सिलेक्शन लेता है, और उसके साथ समानांतर निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है कोर्ट। तो भर्ती कोई भी हो, कोर्ट का एक अलग पक्ष होता है, केस वहाँ पे चलते रहते हैं, दूसरी तरफ जो है भर्ती होती रहती है। लेकिन कभी कभी किन्हीं समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाता है, और कभी कभी किसी समस्या का समाधान नहीं प्राप्त हो पाता है अभ्यर्थी को, तो अभ्यर्थी को और भी आगे कदम उठाने की ज़रूरत होती है। देखिए अगर जहाँ पर आपके अधिकार की बात है वहाँ पर आपको अपने अधिकार के लिए उचित तरीके से सबका सम्मान बनाए रखते हुए आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई पॉइंट कमी है, या ऐसे अभ्यर्थी जिनको जो संबंधित विषय है उसमें नहीं शामिल किया गया और उनको लगता है कि उसको शामिल होना चाहिए था, तो उनके लिए बस एक अंतिम रास्ता है कि वो प्रत्यावेदन एक भेजने के बाद कोर्ट में अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं और माननीय न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि न्यायालय की शरण में जाने के बाद आपको न्याय अवश्य मिलेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।